कल हम लोगों ने ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग। इंग्लिश में कहते हैं वैश्विक तापन। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वैश्विक तापन, मतलब इसका मतलब यह है कि जो हम लोग कल ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़े थे, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में हम बताए थे आपको कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी पर जो तापमान है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्थिव जो विकिरण है, पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरणों को अवशोषित करती है, जिनके कारण तापमान बढ़ता है। तो ये जो पृथ्वी का जो औसत तापमान बढ़ रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि जो विश्व का औसत तापमान है उसमें वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इस ग्लोबल वार्मिंग का जब कारण पूछा जाएगा आपसे कि क्या कारण है, तो सबसे प्रमुख कारण या सर्वप्रमुख कारण कौन सा है, ग्रीन हाउस प्रभाव ही है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण कल बात कर चुके हैं, है ना। तो ये कैसे हम लोग इसमें देखेंगे कि समय के साथ कैसे जो है ग्लोबल वार्मिंग होता रहा है। औद्योगिक क्रांति के पहले वही चीज़ें, कार्बन की मात्रा देखेंगे, कैसा तापमान था पहले, कैसा तापमान अब होता जा रहा है, कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं, सरकारें क्या कर रही हैं, भारत में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं, उन सब पे हमको बातें करनी है। तो ग्लोबल वार्मिंग समस्या है हमारे लिए, क्योंकि वैश्विक तापमान अगर बढ़ता रहेगा तो उसके कारण क्या क्या समस्याएं होंगी। जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव में जो समस्याएं थी वही यहाँ पे भी होंगी। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ेगा तो जो भी विभिन्न क्षेत्रों में बर्फ़ है वह पिघलेगी तो जल का स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो जो महाद्वीप हैं उनके तटीय भाग जलमग्न हो जाएंगे। इससे स्थल मंडल जो है वो क्या होगा, जहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको विस्थापित करना होगा। दूसरा कारण, जो पर्वतीय क्षेत्रों में हिमानियाँ हैं या बर्फ जमी हुई है, जैसे हिमालय से जो भी नदियाँ निकल रही हैं वो हिमालय का बर्फ या हिमालय पे जो बर्फ़ है वही धीरे धीरे पिघलती है और वही नदियों के रूप में पानी बहता है। जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, बर्फ़ पिघलती जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हिमालय पर पूरा बर्फ़ क्या होगा, पिघल जाएगा। तो जब पूरा बर्फ़ पिघल जाएगा फिर नदियाँ कहाँ से निकलेंगी, नदियाँ नहीं निकलेंगी, क्योंकि वही हिमानियाँ पिघलती हैं, वही पानी जो है नदी के रूप में प्रवाहित होता है। तो जब नदियाँ ही नहीं रहेंगी तो उन नदियों पे जो जीव जंतु मनुष्य निर्भर है, जो आपके यहाँ डैम बना हुआ है या जो गंगा नदी पे जो भी डैम या बनाए गए हैं, वो सब में पानी ही नहीं रहेगा तो बिजली ही नहीं बनेगी तो बहुत सारे कार्य जो है प्रभावित होने लगेंगे। नई बीमारियाँ, जो बीमारियाँ पहले गर्म क्षेत्रों में होती थी और ठंडे प्रदेशों में नहीं होती थी, जैसे मच्छर आदि जो हैं ये गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। यूरोप आदि में मच्छर आदि नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है, वहाँ मच्छर उत्पन्न नहीं होते। लेकिन जब तापमान बढ़ेगा तो वहाँ भी तापमान बढ़ेगा। ऐसे में ऐसे क्षेत्रों में नई बीमारियाँ उत्पन्न होने लगेंगी जहाँ पे वैसी बीमारियाँ नहीं उत्पन्न होती रही होंगी। ठीक है, तो ये समस्याएं हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग का एक और कारण है ओजोन परत का क्षरण होना। ओजोन परत जो है समताप मंडल में जो पाई जाती है, वह पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, उसमें जो विखंडन होता जा रहा है उसके कारण भी पृथ्वी पर तापमान क्या होता है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ने का कारण हुआ और उसके कारण जो समस्याएं पैदा हो रही हैं। आगे हम लोग देखेंगे कुछ आंकड़ों से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो विश्व में जो है बात होने लगी। तो जो 1970 का दशक था, उसको बंद कर दो नहीं टूट जाएगा वो। ये जो समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हुई हैं
ये हुई हैं औद्योगिक क्रांति के बाद। हम आपको कल भी बताए थे कि 1750 से लेकर के 1840 यह जो समय है ये औद्योगिक क्रांति का समय है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि कहाँ हुआ? यूरोप के देशों में हुआ। और कहते हैं कि इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के लिए जो रिसोर्स था, संसाधन था, वो कहाँ से गया? भारत से गया, है ना। आपको पता है इस समय पर, इस समय काल में जो ब्रिटिश कंपनी थी वो भारत पर कब्जा धीरे धीरे करना शुरू कर रहे थे। कई कई क्षेत्रों में टैक्स आदि लगाना शुरू कर रहे थे। इससे क्या होता था? यहाँ के रिसोर्सेस को वो ले जाते थे और वहाँ पे मशीनों आदि के द्वारा, इसी समय पुनर्जागरण का भी समय चल रहा है यूरोप में। मतलब यूरोप के जो वैज्ञानिक हैं वो नई नई खोजें कर रहे हैं, है ना। बीच में क्या हुआ था? यूरोप में एक समय ऐसा था, लगभग आप मान के चलिए 500-600 ईस्वी के आसपास का, कि वहाँ पे भूगोल आदि में या अन्य विषयों में अच्छी क्रांति चल रही, मतलब अच्छे अच्छे खोज हो रहे थे नए नए। बीच में धर्म आधारित शासन हो गया यूरोप में। जब धर्म आधारित शासन हुआ तो धार्मिक पद्धतियों के आधार पर क्रियाएं होने लगी। तो कोई नई खोज करता था, अगर वो धर्म विरोधी है, अगर पुस्तकों में जो बाइबल आदि में नहीं लिखा है उसके खिलाफ बोल रहा था, तो उसको सजा आदि दे देते थे। तो कई ऐसे बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिनको उन्होंने धर्म का विरोधी मान के उनको फांसी दे दिया, सजा दे दिया। यह दौर चलता रहा बहुत, मतलब 600-700 साल तक चलता रहा। तो लगभग ये 1400-1500 के आसपास जो है पुनर्जागरण का समय वहाँ पे होता है। आप लोग अगर विश्व का इतिहास पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे फिर से जो है पुराने ज्ञान को फिर से वो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं और नई नई खोजें करते हैं। इसी दौरान नए नए जो है मशीन आदि का उत्पादन हुआ। और मशीनों से जो है, पहले हमारे यहाँ हाथों से कपड़ा आदि बुना जाता था, आज भी बुना जाता है, उसकी कीमत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनमें हाथ की सफाई होती है, हाथ से जो कारीगर बनाते हैं समय ज़्यादा लगता है, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा है। लेकिन इन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों ने मशीन तैयार की और मशीनों से उत्पादन करना शुरू हुआ। तो हम जितने में एक कपड़ा बनाते थे उसमें वो हज़ारों कपड़े बना ले रहे हैं उतने ही समय में, तो उसकी कीमत कम होगी। तो वो क्या करने लगे? वहाँ से बना बना के यहाँ पे ला के बेचने लगे। तो इससे क्या हुआ? उनके उद्योगों को बल मिला, है ना। ये बिजली आदि उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना हुई, कोयले आदि से, है ना, बहुत सारे उद्योग। तो औद्योगिक क्रांति के समय में इतने सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियों की स्थापना हुई, नई नई खोजें हुई, कि उसके कारण ईंधन जो है, पेट्रोलियम है, डीजल है, कोयला है, इनके उपयोग से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसका उत्सर्जन क्या हुआ? बहुत ज़्यादा बढ़ा। उस उत्सर्जन बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस गैस का क्या हुआ? उत्सर्जन बढ़ा। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बढ़ा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा तो इसके कारण जो टेम्परेचर है वो बढ़ा, और यही टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग को मदद करता है। और ये समस्याएं लगभग 1770 के आसपास जो है समझ में आने लगी कि पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसी समय एक है वैज्ञानिक, उनका नाम है वाल्से ब्रास्कर, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग शब्द दिया सर्वप्रथम। ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने दिया? वाल्से ब्रास्कर। इन्होंने शब्द दिया कि भाई जो तापमान बढ़ रहा है उसको क्या कहेंगे? वाल्से ब्रास्कर। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बता चुके हैं आपको, कौन कौन सी गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है ना, ये सब बता चुके हैं आपको। तो औद्योगिक क्रांति से लेकर के अब तक जो पृथ्वी पर तापमान बढ़ा है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान औद्योगिक क्रांति के बाद से लेकर के अब तक में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी पर तापमान क्या हुआ है? बढ़ चुका है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस दर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं या ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं,
तो यह जो सदी समाप्त होगी, वह सदी समाप्त होते होते अब जो तापमान है या औद्योगिक क्रांति के समय जो तापमान था उसमें लगभग हम लोग 4.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक तापमान में वृद्धि कर सकते हैं, अगर इसी तरह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन क्या होता रहा, बढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि समय के साथ देखिए औद्योगिक क्रांति के आसपास जो था उस समय पर जिन देशों ने उद्योगों आदि की स्थापना की वो आज के विकसित देश हैं। जो भी विकसित देश आप देख रहे हैं आज के समय में, उन्होंने पहले ही अपने यहाँ पे रिसोर्सेज जो संसाधन है उनका प्रयोग कर चुके हैं। कोयले का प्रयोग खूब सारा किया है ना, लेकिन हम उस समय पर नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास ना तो तकनीकी थी ना तो पैसा था और हम दूसरा गुलाम थे। तो जो हम लोग विकासशील हैं, जो विकासशील देश है उनकी संख्या ज़्यादा है, विश्व में विकासशील देशों की संख्या ज़्यादा है। और अल्प विकसित, 3 तरह के हैं ना, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, है ना। हम लोग विकासशील में हैं क्योंकि हमारी थोड़ी ग्रोथ ज़्यादा है। विकसित देशों ने अपने यहाँ पे विकास का कार्य, उद्योगों की स्थापना, ये सब बहुत पहले कर लिया था टेक्नोलॉजी आदि के कारण। तो उनके यहाँ का जो जीवन स्तर है लोगों का उच्च हो चुका है। आज भी वो ग्रीन हाउस इमिशन कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे विकास का स्तर अच्छा हो चुका है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना। अभी हमारे यहाँ बहुत सारा कार्य करने के लिए बाकी है, लेकिन समस्या ये है कि विकासशील देश यह सोचते हैं कि हमने तो कर लिया है, अब इनको क्यों करने दें। तो पर्यावरण का मुद्दा उठा के उनका प्रयास रहता है कि अब पूरा विश्व के जितने भी देश हैं सब पर्यावरण के लिए काम करना शुरू करें। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि उन्होंने तो अपना विकास कर लिया है, अब हम विकास कर रहे हैं तो उनको दर्द हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में उन विकसित देशों को, जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं, उनको पैसा देना चाहिए, पूंजी देना चाहिए और तकनीक देनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, ग्रीन तकनीक का प्रयोग करें, ग्रीन इकोनॉमी। आप ग्रीन बहुत शब्द सुने होंगे, ग्रीन इकोनॉमी सुने होंगे, ग्रीन फ्यूल सुने होंगे। ये सब क्या है? जहाँ भी ग्रीन लगा हो उसका मतलब ये समझिए कि वहाँ पे हरित चीज़ों की बात हो रही है, मतलब वहाँ से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं होगा। वो पर्यावरण के अनुकूल चीज़ें हैं जहाँ पे ग्रीन शब्द जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो विकसित देश तो चाहते हैं कि हम लोग विकास न कर पाएँ। भाई अगर हम पर्यावरण पे काम करने लगेंगे तो ना तो हम कोयला से बिजली उत्पन्न कर पाएंगे, हमारे पास इतनी पूंजी भी नहीं है कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी का हाइड्रोजन फ्यूल का प्रयोग कर पाएँ। अभी हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ना तो पैसा ही है, और ना तो लोगों के पास पैसा है कि वो हाइड्रोजन फ्यूल वाला वाहन खरीद के चला पाएँ। अभी हमारे पास पेट्रोलियम वाली गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पेट्रोल का दाम वैसे ही बढ़ता जा रहा है ना। ऊपर से सोलर पैनल वाली गाड़ी खरीद ले और चार्ज ही करने के लिए समस्या हो एक ठो, है ना। तो इसके लिए क्या बात हुई, जो पेरिस एग्रीमेंट आप लोग पढ़ते हैं ना, उसमें यही बात हुई है। उसमें बात यही हुई है कि विकसित देश अपने यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है वो कम करें, उसके लिए उन्होंने टारगेट बनाया है। और वो विकसित देश, क्योंकि आज का जो आप ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव देख रहे हैं, ये उन्हीं विकसित देशों का करा धराया है। उन्होंने तो अपने यहाँ विकास किया, लेकिन उसका प्रभाव जो है आज तक में दिख रहा है धीरे धीरे। समझ रहे हैं बात कि नहीं? जो विकसित देशों ने अपने यहाँ उद्योगों की स्थापना की थी, उससे जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया था, उसका प्रभाव जो है अभी तक में दिख रहा है। वो जो समस्याएं आज हम लोग झेल रहे हैं वो उनके कारण है, तो उनको उसकी भरपाई करनी चाहिए। क्योंकि जो गैसें हैं वो तो ये नहीं देखती हैं कि भाई ये भारत का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान का है, ये यूएसए का है, हमको इधर उधर नहीं जाना है। आपको सर्कुलेशन है पूरा हवाओं का। तो विकसित देश, विकासशील या अल्प विकसित देशों को बात यह हुई कि विकसित देश पूंजी प्रदान करें, तकनीक प्रदान करें, जिससे कि विकासशील देश हरित तकनीक पर आधारित अपने यहाँ पे कार्य करें और ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम से कम करें, ठीक है। फिर वही कल भी हम आपको बताए थे कि जो कार्बन का उत्सर्जन है ना, वह औद्योगिक क्रांति तक जो कार्बन की सांद्रता थी वो कितना ppm थी?
लगभग 280 ppm के आसपास थी, है ना। जो ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये जो औद्योगिक क्रांति है, इसके समय तक, मतलब जब ये नहीं हुआ था, 280 ppm, मतलब 10 लाख अगर अणु लिए जाएं तो उसमें कार्बन के अणु कितने थे? 280 थे, जो कि 1980 में बढ़कर हो गया 350 के आसपास, 350 के आसपास हो गया। और उसके बाद में धीरे धीरे और भी वृद्धि होती चली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि कार्बन की मात्रा जो है औद्योगिक क्रांति के बाद जो है वायुमंडल में बढ़ गई और परिणामतः ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ गई। इसमें और कुछ थोड़ा बहुत आंकड़े हैं, कल भी बताए थे कि जैसे इसमें कार्बन के उत्सर्जन पर आंकड़ा दिया गया है। ये सब आपको प्रयोग करना होगा पेपर में। जैसे इसमें सन दिया है और वर्ष, और उन वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना उत्सर्जन हुआ है। 1990, 2010 और 2012 के आंकड़े अगर हम देखें तो इसमें लगभग 23 बिलियन टन, 1990 में 23 बिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन हुआ वायुमंडल में। फिर इसके बाद 2010 में 33 बिलियन टन, और फिर 2012 में कितना हुआ? 35 बिलियन टन। तो इन आंकड़ों का मतलब क्या है कि जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ है, वायुमंडल में कार्बन का उत्सर्जन क्या हुआ है? बढ़ता गया है। तो आपको सिद्ध जब करना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि नहीं, तो आप इन्हीं के माध्यम से बताएंगे कि कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है, और कार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण वायुमंडल का तापमान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। एक संस्थान है IPCC, जिसके बारे में हम लोग अगली यूनिट में विस्तार से बात करेंगे। IPCC संस्थान है, उसने कहा है, IPCC बहुत सारी रिपोर्ट जारी करती रहती है। इसने कहा है कि जिस तरीके से अभी कार्बन का उत्सर्जन चल रहा है, अगर ऐसे ही चलते रहा तो जो ये सदी बीतेगी उसमें 4 डिग्री सेल्सियस, अभी बताए थे ना, 4 से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक उतना तापमान में क्या हो सकता है? वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायित्व है वो सबसे ज़्यादा तो औद्योगिक क्रांति में किए गए कार्यों का है। उस समय जो ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित हुई, वर्तमान में जो विकास की क्रियाएं हो रही हैं, जिसमें कि कौन से ऊर्जा के स्रोत प्रयोग हो रहे हैं? जीवाश्म ऊर्जा के जो स्रोत प्रयोग हो रहे हैं, चाहे कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इनसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है। प्राकृतिक कारण भी हैं ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के, जिनके बारे में बात कर चुके हैं, जैसे ज्वालामुखी की क्रिया हो गई, है ना, धान के खेत आदि हैं उनसे, दलदली भूमि है उनसे मीथेन आदि का उत्सर्जन होता है। तो वो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, लेकिन जो मानव द्वारा किए गए कार्य हैं वो ज़्यादा क्या है? खतरनाक हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। फिर इसमें हम आपको कल बताए थे कि विश्व के जो देश हैं उनका जो कार्बन का उत्सर्जन है उसमें सबसे ज़्यादा किसका है? चीन का, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है वो कौन सा देश कर रहा है? चीन। भारत कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे USA है, ठीक है। 1995 के आसपास USA प्रथम नंबर पे था, चीन दूसरे पे था, ठीक है। और प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में हम आपको बताए थे कौन सा देश प्रथम है? USA, ऑस्ट्रेलिया और USA प्रति व्यक्ति कार्बन के उत्सर्जन में, ठीक है। और भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कितना है? 1.6 के आसपास बताए थे ना, 2.5 बताए थे।
तो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और जो देशों का कार्बन उत्सर्जन है उसमें हम आपको आंकड़े बताए थे कल, ठीक है। इसमें कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं विश्व स्तर पर जिनके अंतर्गत जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का प्रयास क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित हो रही हैं उनको कम कर दें। उनको कम कर देंगे तो वायुमंडल का तापमान बढ़ना कम हो जाएगा, वही ग्लोबल वार्मिंग भी है तो वही कम हो जाएगा। तो इसके लिए जो गैसें प्रभावित हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उन्हीं को कम करना है, उनको कंट्रोल करना है, उनके जगह पर कोई और चीज़ का प्रयोग करें, है ना। तो उसके लिए कई प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे जो हम आपको कल बताए थे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वह क्या करता है, ओजोन परत में क्षरण करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको कम करने के लिए एक समझौता हुआ मॉन्ट्रियल समझौता। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, कई कंपटीशन में पूछते रहते हैं। कहाँ हुआ? 1987 में। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में है, ठीक है। कनाडा का एक सिटी है मॉन्ट्रियल, जहाँ पे समझौता हुआ मॉन्ट्रियल समझौता। तो ये ओजोन परत से संबंधित समझौता है, क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत का क्षरण करते हैं। तो इनका प्रयोग रोकने के लिए समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं इसको, या मॉन्ट्रियल समझौता कहते हैं। लेकिन यह लागू नहीं हो पाया। बहुत सारे समझौते नहीं लागू हो पाते। क्यों? क्योंकि समझौते तभी लागू होते हैं जब सब सहमत हों। सब सहमत होंगे तभी ना समझौता होगा। कोई कह रहा है कि नहीं मुझे इसमें लाभ नहीं है तो नहीं करेगा वो, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इसी का संशोधित रूप एक जो है 2016 में किगाली समझौता के रूप में आता है। तो 2016 में किगाली समझौता किया गया, 2016 में किया गया, ठीक है। किगाली एक सिटी है, अफ्रीका में है, ठीक है, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही ये संशोधित रूप है। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाध्यकारी नहीं था। बाध्यकारी मतलब कि जितने लोग समझौता किए थे वो जरूरी नहीं है कि उसको फॉलो करें। लेकिन ये जो किगाली अमेंडमेंट किया गया मॉन्ट्रियल में, उसको बाध्यकारी बनाया गया है। जितने सदस्य इसमें समझौते में शामिल रहेंगे सबको जो है इसको फॉलो करना होगा। बाध्यकारी है, बाइंडिंग है ना। मॉन्ट्रियल बाइंडिंग नहीं था। मॉन्ट्रियल में समझौता बस कर लिए, लेकिन फॉलो करना जरूरी नहीं था, ठीक है। जिसको जाना है चले जाइए। 2019 से जो है इसको लागू करने की बात की गई है ना। काम चल रहा है इस पे। फिर अगला जो है ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण के लिए एक और समझौता आगे किया गया क्योटो में। क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं उसको, जो कि 1997 में हुआ है, ठीक है। इन सब का नाम आपको उत्तर में प्रयोग करना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो 1997 में कौन सा समझौता किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल। यह जापान में एक शहर है, वहीं पे समझौता हुआ था। ये अभी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग अगला टॉपिक पे बात करेंगे ना, उसमें एक क्रम से बात करेंगे समझौतों पे। तो अभी तो केवल ग्लोबल वार्मिंग वाले बात कर रहे हैं, ये लिंक अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी हम लोग अगले जब टॉपिक पे बात करेंगे उसके बाद उसी बात करना है, तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या समझौता है कैसा है। तो ये इतना याद रखिए कि इसमें जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कम करने की बात की गई है, ठीक है। ग्रीन हाउस इनमें क्या, मॉन्ट्रियल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात हुई, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की बात हुई। फिर उसके बाद जो आखिरी समझौता किया गया वह इस क्योटो प्रोटोकॉल को संशोधित किया गया, और वह समझौता 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के रूप में किया गया है।
पेरिस समझौता। ये जितना नाम बता रहे हैं इनका सन के साथ ऑब्जेक्टिव आता है जब भी आप कोई कंपटीशन देने जाएंगे। तो पेरिस समझौता जो है इसमें क्या बात हुई है, देखिए पेरिस समझौता में हम लोग अच्छे से बात करेंगे आगे। बेसिक बात यह है कि इसमें टारगेट बनाए गए हैं। टारगेट यह है कि इस सदी के अंत तक तापमान जो है औद्योगिक क्रांति के स्तर के तापमान का, औद्योगिक क्रांति पर जितना तापमान था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़े, लेकिन वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। और क्या करना है कि सदी के अंत तक हमको जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं उसको 2030 तक, जो 2030 आने वाला है, अभी हम जितना जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहे थे उसका हमको 40% जो है क्या करना है, कटौती करना है। उसमें 40% कम उतने ईंधन का प्रयोग करें। जो पेट्रोल डीजल का प्रयोग कर रहे थे, जितना भी मान लीजिए 100 लीटर प्रयोग कर रहे थे, तो अब 2030 आते आते 60 ही लीटर प्रयोग करें। तो बाकी 40 कहाँ से प्रयोग करेंगे, बाकी आप रिन्यूएबल एनर्जी से प्रयोग कीजिए, चाहे सोलर एनर्जी से कीजिए, चाहे विंड एनर्जी से कीजिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाइए, लेकिन जीवाश्म ईंधन का प्रयोग 40 कम करना है, ठीक है। तो ये सब जो मतलब समझौते किए गए हैं ये इसीलिए किए गए कि ग्रीन हाउस गैस में जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनको क्या किया जाए, कम किया जाए, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होता रहेगा तो जो समय है, हम लोग तो मान लीजिए 100-200 साल मैक्सिमम, यहाँ जितने लोग हैं वो 80-90 साल जिएंगे, 100 साल, तब तक पृथ्वी नहीं समाप्त होगी। समाप्त जो हमारी आने वाली आगे वाली पीढ़ी है, क्योंकि हमको जैसी पृथ्वी मिली है हमारे पूर्वजों से वैसे ही हमको अगली पीढ़ी को दे के जाना है। कम से कम उतना तो दे दें, ये नहीं कि 10 ठो पेड़ लगा के दिए थे तो और लगाए तो है नहीं, जो था उसको भी काट के चले गए, है ना। तो हमको ऐसा नहीं करना है कि जो आने वाली पीढ़ी है